गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7 की जो किताब आपके यहाँ चलती है महान व्यक्तित्व, उसमें एक कहानी है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। वो कहानी पढ़ करके आपको अच्छे से सुनाते हैं, जिससे सुनी हुई चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। हम लोग को मिशन प्रेरणा में या लक्ष्य में बताया गया है कि बच्चों को सुनाने पर बच्चे अच्छे से कोई भी चीज़ को याद कर लेते हैं। तो आप ये किताब देखिए, आपके यहाँ चलती है महान व्यक्तित्व की किताब में है कहानी बाल गंगाधर तिलक। उसके बारे में आप सुनिए। सन 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस क्रांति से एक वर्ष पूर्व यानी 1856 में 23 जुलाई को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित रत्नागिरी के एक गांव में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। इसे पता चल गया उनका जन्म कब हुआ था, 23 जुलाई सन 1856 में। तिलक के पिता गंगाधर राव पहले एक स्कूल में अध्यापक थे और बाद में प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षक बन गए। तिलक को पिता से विद्या और माता से धार्मिक भावना के संस्कार मिले थे। जब वे पुणे की सिटी स्कूल के छात्र थे, तब कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए गणित के प्रश्नों पर कॉपी पर न करके वो मौखिक ही हल कर लिए गए। 10 वर्ष की आयु में माता की छाया इनके सिर से उठ गई और 16 वर्ष की आयु में पिता भी चल बसे। जो कुछ भी धन उनके पास था, उससे छोटे भाई भतीजों को उन्होंने शिक्षा दिलाई। उन्हें अत्यंत आर्थिक संकट में दिन गुजारने पड़े, फिर भी बाधाओं को झेल कर वे आगे बढ़ते गए। तिलक का विवाह 16 वर्ष की आयु में बल्लाल बाल के पुत्री तापी बाई से हुआ था। सन 1877 में उन्होंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण की। 2 वर्ष बाद एलएलबी की परीक्षा भी पास की। तभी से तिलक ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए अर्पित कर दिया था। तिलक एक आदर्श शिक्षक, सफल पत्रकार थे। 1879 में उन्होंने अपने 2 अन्य मित्रों के साथ न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। यह स्कूल राजकीय विद्यालयों में भी उत्कृष्ट शिक्षा देने और राष्ट्रीय विचारों वाले सच्चे देशभक्त तैयार करने के उद्देश्य से खोला गया था। 4 वर्षों में ही छात्रों की संख्या 1009 हो गई। सन 1881 में तिलक की सामाजिक सेवा का दूसरा दौर चला। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र, इस चीज को याद रखिए, उन्होंने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र भी निकालने लगे। ये दोनों पत्रिकाओं के नाम अक्सर बड़ी बड़ी कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। केसरी का किसने किया और मराठा। यद्यपि तिलक सन 1885 ही सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे, तथापि वे राजनीति में वे पहले सन 1889 में आए। इस वर्ष उन्होंने मुंबई में आयोजित कांग्रेस तथा मुंबई प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। संवैधानिक आंदोलनों का युग था। समाज सुधारक का दल अंग्रेजों का तीव्र विरोध नहीं कर रहा था, परंतु तिलक जनता को उत्तेजित करके खुलकर विरोध करने के पक्षधर थे। तिलक के प्रस्ताव पर दक्षिण शिक्षा समाज नामक संस्था बनाई गई। अब इसमें भी है दक्षिण शिक्षा समाज नामक संस्था बनाई गई। तिलक पहले राजनीतिक स्वतंत्रता चाहते थे, परंतु समाज सुधार, किंतु उनके मित्र समाज सुधार को प्रथम स्थान दे रहे थे। इसी बात को लेकर मित्रों में मतभेद हुआ और तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज से अपना त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के सदस्य यद्यपि मिलजुल कर काम करते थे, उनमें मतभेद शुरू हो गए। सन 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। कांग्रेस के सदस्यों में ही परस्पर फूट पड़ गई और कांग्रेस 2 दलों में बंट गया, जिसमें से एक उदारवादी दल था और एक उग्रवादी दल था। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल में थे। अब ये भी आपको याद करने की है कि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल में थे और तिलक उग्रवादी दल में थे। उस समय की अन्याय और अत्याचार पूर्ण व्यवस्था में शीघ्र परिवर्तन लाना चाहते थे। बार बार राजनीतिक स्वाधीनता और विदेशी माल के बहिष्कार के संकल्प को दोहराते थे, किंतु
उदारवादी दल के सदस्य तत्कालीन नियमों में ही सुधार के पक्षपाती थे। तिलक पर अंग्रेजों द्वारा कई बार राजद्रोह का आरोप भी लगाया गया। इस पर राजद्रोह का पहला मुकदमा केसरी में प्रकाशित उनके लेख वीर पूजा के कारण चलाया गया था। परंतु न्यायालय के निर्णय के बाद तिलक ने यह भी कहा कि मेरे लेख से राजद्रोह की कोई झलक नहीं मिलती है और मैं निर्दोष हूँ। न्यायालय द्वारा उन्हें 18 माह की कठोर सजा दी गई। जनता ने इस दंड को न्याय की हत्या घोषित किया और उसकी निंदा की। कई अंग्रेज तथा भारतीय विद्वानों ने तिलक की रिहाई की मांग की और निश्चित तिथि से 6 माह पूर्व ही उनको रिहा कर दिया गया। इस बीच लेकिन उनका स्वास्थ्य काफी गिर गया था। सरकार की तिलक पर कड़ी नजर भी थी। इस राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के लिए लेकिन उन्होंने कमर कस ली थी। देश के नवयुवकों का समर्थन और सहयोग प्राप्त था उन्हें। कोलकाता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर उन्होंने सार्वजनिक सभा में गीता पर उनका भाषण सुनकर छात्रों ने उन्हें मान पत्र दिया तथा उनका निर्देशन प्राप्त करना चाहा। तब से वे लोकमान्य तिलक कहे जाने लगे। या आप इसको देख लीजिए, वो कब से लोकमान्य तिलक कहे जाने लगे। ये क्वेश्चन काफी बड़े बड़े कंपटीशन में आपको मिलेगा। सन 1908 में उन्होंने नशाबंदी का आंदोलन चलाया तथा आबकारी नीति का विरोध किया। इसी प्रकार नमक पर कर का भी उन्होंने विरोध किया और गांधी जी का नमक सत्याग्रह भी इसी समय शुरू हुआ था। तिलक बड़े दूरदर्शी थे, जानते थे कांग्रेस केवल पढ़े लिखे तथा धनी वर्गों तक सीमित रहने से उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वे देश की स्वतंत्रता चाहते थे। तभी संभव था जब कांग्रेस को निर्धन जनता के साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने साधारण जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई कार्यक्रम चलाए। गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, 2 सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता में आत्मविश्वास जागृत किया और उनका मनोबल बढ़ाया। इसी प्रकार तिलक को स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता भी कहा जाता है। सन 1908 में ही केसरी में उनका लेख छपा, देश का दुर्भाग्य। इस लेख के कारण उन पर राजद्रोह का आरोप लगा, 6 वर्ष की सजा भोगनी पड़ी। तिलक पर लगे राजद्रोह के झूठे आरोप को सुनकर भारत के मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल की और यह आंदोलन इतिहास में प्रथम हड़ताल थी और तिलक को वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। जेल में तिलक को एकाकी जीवन बिताना पड़ा, जिससे उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ने देश की राजनीति और स्वराज को उत्प्रेरित किया। तिलक ने जनता को बताया कि कर्म का राष्ट्रीय फल ही स्वराज्य है। तिलक में असीम सहिष्णुता थी। देश के लिए उन्होंने अनेक यातनाएं भोगी। मांडले जेल में थी तभी उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उस समय अपने बच्चों को आश्वासन भेजा था कि स्वयं माता पिता की मृत्यु हुई थी तब वे बहुत छोटे थे, अतः बच्चों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने स्वशासन की प्रेरणा दी, होम रूल लीग की स्थापना की। वे देश में अपना शासन, अपनी व्यवस्था चाहते थे। सन 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी। विदेशी शासन उसे कांग्रेस के विरुद्ध भड़का रहा था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी। होम रूल की विधिवत स्थापना 28 अप्रैल सन 1916 को हुई। वास्तव में यह कार्य तिलक के राजनीतिक जीवन की महान सफलता का द्योतक था। उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस समय तो उग्रवादी और उदारवादी दोनों दलों में समझौता हो गया और धीरे धीरे कांग्रेस से उदारवादी हट रहे थे और कांग्रेस में तिलक का प्रभुत्व जम रहा था। मुस्लिम लीग से भी कांग्रेस का समझौता हो गया था। भारत की राष्ट्रीय भावनाओं को ब्रिटिश लोक पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तिलक इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में पूर्ण स्वराज के लिए अनेक सभाओं का आयोजन किया। उन्होंने अनेक हैंडबिल भी प्रकाशित कराए और परिस्थितियों से घबराकर
ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भाषण तथा संगठन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गांधी जी रोलेट एक्ट को सहन न कर पाए। उन्होंने इसके विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया और जब तिलक को यह समाचार मिला तो वे तत्काल भारत लौट आए। 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ। पूरे देश में इसके विरुद्ध नारे लगाए गए। 6 अप्रैल को विभिन्न भागों में हड़तालें हुई। पंजाब में इसका विरोध हुआ। प्रमुख कांग्रेसी नेता सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को एक सभा हुई, जहां अंग्रेज अफसर जनरल ओडायर के आदेश से अचानक गोलियां बरसाई गईं और निकास द्वार बंद कर दिया गया। फलतः भीषण नरसंहार हुआ। सर्वत्र हाहाकार मच गया। कांग्रेसी नेताओं ने इस हत्याकांड की घोर निंदा की। तिलक पूर्ण स्वराज की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहे। लगातार अथक परिश्रम, मांडले जेल की यात्रा, इंग्लैंड की ठंडक शरीर को जर्जर कर दिया था। वे रुग्ण रहने लगे। 1920 में प्रारंभ में उन्हें मलेरिया हुआ, अंतिम सप्ताह में निमोनिया हुआ और उनकी दशा लगातार बिगड़ने लगी। आवाज मंद पड़ने लगी, दृष्टि और श्रवण शक्ति मंद हो गई। सभी उपचार निरर्थक हो गए और 1 अगस्त सन 1920 को भारतीयों को पूर्ण स्वराज हेतु उत्प्रेरित कर भारत माता का यह सपूत सदा के लिए सो गया। उनकी मृत्यु के अवसर पर जन समूह की बाढ़ को देखकर विट्ठल भाई पटेल ने कहा था, राजनीतिक को आराम कुर्सी वाले राजनीतिज्ञों से जनता तक ले जाने का श्रेय लोकमान्य तिलक जी को है। उनकी उंगली राष्ट्र की नाड़ी पर थी। जानते थे स्वतंत्रता संग्राम में त्याग और कष्ट झेलने की क्षमता जनता में कितनी है। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। सच्चे अर्थों में वे भारत के निर्माता थे। आपने यदि इस कहानी को, लोकमान्य तिलक के जीवन को ध्यान से सुना है, पढ़ा है, तो इसमें कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं जो आपको कई तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगे और आपको इनके जीवन से भी काफ़ी सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी भी विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए और मुझे अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ता रहना चाहिए। धन्यवाद।